तो आज का वीडियो शुरू करते हैं यहाँ पे हम लोग। और ये सेकेंड ईयर का आपका वीडियो नंबर चौथा होने वाला है MSN 2 का। देखिए, आप लोग को पता है कि मैं सप्ताह में मंडे से थर्सडे 4 दिन 4 सब्जेक्ट कराता हूँ। तो पहला मंडे बीत चुका है, पहला सब्जेक्ट भी हो चुका है और ये सब सब्जेक्ट का इस सप्ताह में चौथा सीरीज है। तो MSN 2 का भी चौथा है वीडियो। चलिए देखते हैं। टॉपिक लेकर आए हैं ल्यूकोमिया के ऊपर। ल्यूकेमिया एक प्रकार के रक्त कैंसर है जिसको बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए। पिछला वीडियो में हमने देखा था ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। आज के इस वीडियो में देखेंगे ल्यूकेमिया के बारे में। सबसे पहले जानते हैं ल्यूकेमिया होता क्या है। देखिए, आपको मैं पहले बता दिया हूँ, कैंसर क्या है? एक एबनॉर्मल सेल है, एक असमान कोशिका है जो नॉर्मल से अलग होता है, जो काफ़ी तेज़ी से वृद्धि करता है, विभाजन करता है और वो अपरिपक्व कोशिका के रूप में होता है जो एक गुच्छा टाइप से बना लेता है जो ट्यूमर का निर्माण करता है। समझ गए ना? तो जिस भी ऑर्गेन में होगा वहाँ पे सेम सिचुएशन क्रिएट करता है वो सेल और वो कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक है ना? तो चूँकि ब्लड भी आपका क्या है, ब्लड में भी सेल है। ठीक है ना? ब्लड जो है, ब्लड में भी सेल होता है, कोशिका होता है। तो ब्लड में भी जो है प्रक्रिया संभव है। तो अगर ब्लड में होता है तो रक्त कैंसर ल्यूकेमिया बोलते हैं। ठीक है, देखिए, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है। ठीक है ना? यह एक प्रकार का ब्लड कैंसर है जो शरीर की रक्त निर्माण प्रणाली ब्लड फॉर्मेटिंग टिश्यू को प्रभावित करता है। और ब्लड फॉर्मेटिंग टिश्यू कौन है? खासकर बोन मैरो और रक्त में बनने वाले श्वेत रक्त कोशिकाओं को यह प्रभावित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ल्यूकेमिया जो होता है तो यह प्रभावित किसको करता है? बोन मैरो को, क्योंकि यही बोन मैरो तो ब्लड को निर्माण करता है, ब्लड फॉर्मेटिंग है। ठीक है, ब्लड को निर्माण करता है। तो सबसे पहले ब्लड कैंसर इस अस्थि मज्जा को क्या करता है? प्रभावित करता है। और ये जो चीज़ें होता है ब्लड कैंसर, यह ब्लड में बनने वाली जो WBC कोशिकाएं हैं इसमें जो है आपके ल्यूकेमिया होता है। ठीक है, ल्यूकेमिया बना कहाँ से है? तो ल्यूकेमिया बना है ल्यूकोसाइट से। ठीक है, ल्यूकोसाइट WBC को बोलते हैं, पता है आपको। और उसी ल्यूकोसाइट से ल्यूकेमिया बना है। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ गए होंगे कि यह जो होता है ब्लड में WBC में असमान कोशिकाओं का विभाजन और वृद्धि होता है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर बोलते हैं, रक्त कोशिकाएं बोलते हैं। समझ गए ना? इसी में नीचे आते हैं तो थोड़ा सा और दिया है। इसमें असमान और अविकसित श्वेत रक्त कोशिकाओं का अत्यधिक उत्पादन होता है जो समान कोशिकाओं को प्रभावित करता है और संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम कर देता है। यानी ये जो होता है ल्यूकेमिया, तो ल्यूकेमिया ब्लड में WBC को प्रभावित करता है। तो जो WBC जो श्वेत रक्त कोशिका है इसका अत्यधिक उत्पादन होने लगता है। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है कि कैंसर जिस भी ऑर्गेन में होता है वहाँ का सेल में बहुत ज़्यादा वृद्धि करने लगता है और वो वृद्धि असमान रूप से होता है। यही रीज़न है कि वो सब मिलकर एक कैंसर सेल बना देता है। तो उसी प्रकार से श्वेत रक्त कोशिकाओं में अत्यधिक उत्पादन होने लगता है। ठीक है, जो समान कोशिकाओं को प्रभावित करने लगता है। और WBC का काम है संक्रमण से लड़ना, इम्यूनिटी को बनाए रखना, जो कैंसर होने के बाद ये क्षमता कम हो जाता है। बात समझ रहे ना? तो यही आपका जो है ल्यूकेमिया होता है। अब ल्यूकेमिया के बहुत सारे प्रकार हैं, उसमें कुछ प्रमुख प्रकार है जो हम लोग देखेंगे। प्रकार AL होता है, ALL का मतलब होता है एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ठीक है, याद रखिएगा। L फॉर तो ल्यूकेमिया होगा ही, L फॉर लिम्फोसाइटिक होगा और एक्यूट होगा। यह कहाँ पे? यह आपको जो लिम्फोसाइटिक होता है यह लिम्फ को जो है प्रभावित करता है। ठीक है ना? बच्चों में सबसे आम होता है। ये जो एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया है यह बच्चों में सबसे आम होता है। ओके, आगे प्रकार है AML जिसे एक्यूट मायोलोइड ल्यूकेमिया बोलते हैं। ठीक है ना? एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया बोलते हैं। यह वयस्कों में अधिक होता है। लिम्फोसाइटिक अगर रहेगा तो बच्चों में और माइलोइड रहेगा तो वयस्कों में अधिक। ठीक है, बाकी एक्यूट ल्यूकेमिया ऊपर नीचे तो दोनों में इक्वल है। ठीक है, तीसरा है CLL का मतलब होता है क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया जो बुजुर्गों में आम होता है। ठीक है, बुजुर्गों में आम होता है।
और यहाँ पे है CML क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकोमिया। यह धीरे धीरे जो है बढ़ता है, काफ़ी डेंजरस होता है, समझ गए ना। तो देखिए जो मैंने आपको बताया, बेसिकली आपको 2 चीज़ याद रखना है प्रकार में। पहला याद रखना है ALL। ALL का मतलब होता है एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकोमिया, और एक है आपका AML एक्यूट माइलॉइड ल्यूकोमिया। और जब एक्यूट वाला आप लिख दिए तो ठीक इन दोनों का क्रॉनिक रूप भी होता है, जो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं क्रॉनिक वाला, ठीक है। तो अगर आप 2 याद कर लेते हैं तो चारों याद हो जाएगा, लिम्फोसाइटिक और माइलॉइड। एक्यूट है एक्यूट और ल्यूकोमिया है ल्यूकोमिया, एक्यूट है एक्यूट, ल्यूकोमिया है ल्यूकोमिया, ठीक है। लिम्फोसाइटिक बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है लिम्फ को, और माइलॉइड है जो वयस्कों में अधिक पाया जाता है, समझ गए। जो क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक है बच्चा के उल्टा बुजुर्ग होता है, तो ये बुजुर्ग में पाया जाता है। माइलॉइड है तो वयस्कों में होता है, जो धीरे धीरे बढ़ता है और वयस्कों को प्रभावित करता है। तो ये जो है 4 आप याद रखिएगा, ठीक है। इन सब का शॉर्ट दिया गया है, ठीक है ना, ALL AML CLL CML, ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ओके। अब यहाँ पे जो दिया गया है, किसी भी चीज़ का रीजन होता है, कारण होता है, एटियोलॉजी होता है। तो देखिए एटियोलॉजी हम लोग देखेंगे, कारण देखेंगे। तो इधर मुख्य कारण है और इधर विवरण है, समझ गए। तो देखिए मुख्य कारण में जो कारण दिया गया है और उसका विवरण दिया गया है। कारण को समझिए, पहला होता है आनुवांशिक फैक्टर, आनुवांशिक कारक, जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर का मतलब होता है कि जैसे डाउन सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो यह जो है आपको आनुवांशिक कारण, बहुत सारे आनुवांशिक कारण भी होता है। तो आनुवांशिक कारण में जैसे आपका डाउन सिंड्रोम भी एक जो है समस्या है, जो आनुवांशिक रोग ही है, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर। तो आपको ये सब होता है। रेडिएशन भी कारण बनता है। विकिरण का अत्यधिक संपर्क, मान गए रेडिएशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता हो उस एरिया में बहुत रहते हैं, जैसे एक्सरे एरिया, ठीक है ना, MRI के एरिया, इन सब में बहुत ज़्यादा रेडिएशन होता है, और वहाँ पे अगर हमेशा रहते हैं तो ब्लड कैंसर का खतरा उत्पन्न होता है, समझ गए ना। आगे है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी पूर्व कैंसर इलाज के दुष्प्रभाव, ठीक है ना। कारण होता है कीमोथेरेपी, मुख्य कारण कीमोथेरेपी भी होता है। अगर मान गए पहले कोई कैंसर, अन्य कैंसर हुआ है, ठीक है, और उसमें जो है आपको कीमोथेरेपी चला, तो कीमोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट एक ये भी होता है कि वह ब्लड को भी कैंसर युक्त बना सकता है। तो कीमोथेरेपी का दुष्प्रभाव यही होता है कि उसे ब्लड कैंसर होने का खतरा रहता है, ठीक है। कुछ वायरल संक्रमण भी कारण बनते हैं, जैसे HTLV1 वायरस, ठीक है। कुछ रसायन जैसे बेंजीन जैसे केमिकल का संपर्क में आना, धूम्रपान, ठीक है, धूम्रपान विशेषकर AML के जोखिम को बढ़ाता है। अभी पढ़ा है ना एक्यूट माइलॉइड ल्यूकोमिया, यह धूम्रपान जो है विशेष AML को जोखिम को बढ़ाता है। तो ये सब बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है ना। कारण में कोई एक चीज़ नहीं होता है। आनुवांशिक कारण, रेडिएशन कारण, कीमोथेरेपी, वायरल संक्रमण, रसायन, ठीक है, धूम्रपान, बहुत सारी चीज़ होता है। इनएक्टिव असक्रिय जीवन लाइफ, समझ गए ना, इनएक्टिव लाइफ स्टाइल, बहुत सारे कारण बन सकते हैं, जो कारण आपको अच्छे से दर्शाना है। सब में 2-2 3-3 पॉइंट जो है आपको लिख देना है कि हाँ इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है, कैसे होता है, ठीक है ना, जो विवरण यहाँ पे दिए गए हैं, ओके। अब यहाँ पे चूँकि साइन एंड सिम्टम्स है, लक्षण है, तो लक्षण को तो देखना ज़रूरी है। देखिए लक्षण जब ब्लड कैंसर होता है तो कुछ नॉर्मल लक्षण और कुछ विशेष लक्षण है, ठीक है, देख लीजिए, दोनों लिख दीजिएगा। बार बार बुखार आना, लगातार संक्रमण रहना, ठीक है, ब्लीडिंग होना, चोट के निशान होना, समझ गए, एनीमिया के लक्षण हो सकते हैं, लसिका ग्रंथियों में सूजन हो सकता है, ठीक है, और सांस फूलना। तो ये सब जो है कुछ नॉर्मल लक्षण है। मैं बात करूं यहाँ पे विशेष लक्षण का, तो विशेष लक्षण में थकान, कमजोरी, वजन कम होना, रात में पसीना आना, हड्डियों या जोड़ों में दर्द होना, लीवर और स्प्लीन में सूजन होना, त्वचा पीली होना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब जो है आपको कुछ जो है समान लक्षण और विशेष लक्षण है, सबको मिला के आप लिख दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बार बार बुखार, लगातार संक्रमण। अब सोचिए किसी को ब्लड में कैंसर है, ब्लड प्रभावित है, तो ऑटोमेटिक है उसमें बुखार, संक्रमण, चोट लगेगा, रक्तस्राव की निशान होगा, एनीमिया होगा, रात में पसीना, वजन कम,
शरीर पीलापन, थकान, हड्डियों में जोड़ों में दर्द, लसिका ग्रंथि में सूजन, सांस फूलने लगेगा। तो बहुत सारे समस्या ब्लड में समस्या होने के साथ उत्पन्न हो जाता है। तो ये सब लक्षण है, आप लोग इसको देखिएगा, ठीक है। आगे है, अब इसका निदान कैसे किया जाएगा। मान के किसी को अगर ल्यूकोमिया होता है तो उसका डायग्नोसिस कौन कौन सा संभव है। तो डायग्नोसिस में पहला होगा आपका CBC, ठीक है। CBC ब्लड टेस्ट होगा जिसमें पता चलेगा कि भाई ब्लड का लेवल क्या है बॉडी में, ठीक है। WBC कितना है, 4 से 11,000 होना चाहिए, तो क्या इतना के बीच में है या नहीं है। कैंसर में बेसिकली WBC की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इन बातों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर होता है, PBS होता है। असमान कोशिकाओं की पहचान करने के लिए पेरिफेरल टेस्ट किया जाता है, समझ गए। बोन मैरो का बायोप्सी किया जाता है, जो यह एक निर्णायक परीक्षण होता है, मेन जांच होता है बोन मैरो का बायोप्सी। इम्यूनोफेनोटाइपिंग होता है, कोशिकाओं के प्रकार जानने के लिए इम्यूनोफेनोटाइपिंग टेस्ट किया जाता है। साइटोजेनिक एनालिसिस किया जाता है, जो गुणसूत्रों की जांच करती है, ठीक है ना। जो कोशिका का एनालिसिस किया जाता है साइटोजेनेटिक एनालिसिस, जिसमें कोशिका के जो जीन होता है उसका एनालिसिस किया जाता है। लंबर पंक्चर किया जाता है CNS में प्रसार की जांच के लिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कैंसर बढ़ा है उसके जांच के लिए लंबर पंक्चर करके उसमें CSF फ्लूइड निकाल कर उसका जांच किया जाता है। तो ये सब निदान है, ठीक है ना। सारा निदान किया जाता है, चाहे वो CBC हो, चाहे पेरिफेरल ब्लड स्मीयर का टेस्ट हो, या फिर बोन मैरो बायोप्सी हो, या इम्यूनोफेनोटाइपिंग हो, साइटोजेनेटिक एनालिसिस हो, लंबर पंक्चर हो, ये सब के सब किया जाता है। समझ रहे हैं बात को। तो ये तो हो गया अपना निदान, ठीक है। निदान देख लीजिए ध्यान से क्या क्या होता है। अब आता है कोई भी भाई समस्या है तो उसका जो है आपका उपचार, निदान के बाद उपचार ही होता है, ट्रीटमेंट ही होता है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में क्या क्या पॉसिबल है, तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ा रखा हूँ कि कैंसर में इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जरी, बोन मैरो का ट्रांसप्लांट, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है जो हो सकता है। तो देखिए उपचार में पहला कीमोथेरेपी है, जिसमें यह प्रमुख उपचार है और ये दवाई से चलता है, ठीक है, कीमोथेरेपी। रेडिएशन थेरेपी है जो कुछ मामलों में उपयोगी होता है, इसमें रेडिएशन जो है, रेडिएशन से उपचार किया जाता है, विकिरण से। बोन मैरो का ट्रांसप्लांट है, जिसमें बोन मैरो या स्टेम सेल का ट्रांसप्लांट किया जाता है। यह गंभीर मामलों में किया जाता है, जब पूर्ण तरीक़ा से मरीज को ब्लड कैंसर जकड़ चुका है तो वहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे ब्लड बनता है बोन मैरो उसको ही लगाया जाता है, ठीक है ना। टारगेट थेरेपी किया जाता है, कुछ विशेष दवाओं से कैंसर कोशिकाओं को निशाना बनाया जाता है, जिसे टारगेट थेरेपी बोलते हैं। बायोलॉजिकल थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी रोग प्रतिरोधक प्रणाली को मजबूत करने के लिए, क्योंकि WBC में कैंसर हुआ है तो कमज़ोर हो गया है, तो बॉडी में संक्रमण आसानी से प्रवेश कर सकता है। तो संक्रमण दूसरा ना हो, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हो, इसके लिए इम्यूनोथेरेपी दिया जाता है, ठीक है। एक होता है अपन सपोर्टिव थेरेपी, कुछ अलग से सपोर्टिव थेरेपी दिया जाता है, जैसे एनीमिया के लिए दवाई वगैरह चलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ठीक है। संक्रमण से बचाव के लिए काम करते हैं, ब्लीडिंग को नियंत्रण करने के लिए करते हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें ब्लीडिंग हो। और सबसे महत्वपूर्ण होता है, जब तक बोन मैरो का ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है, तब तक ये चीज़ें नहीं हुआ है, तो उसमें जो है आपको क्या किया जाता है, BT ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लडिंग भी होता है और ब्लड की संख्या कमने लगता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ता है। समझ रहे बात को। तो ये जो है आपका बहुत सारे सपोर्टिव थेरेपी है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। मेन थेरेपी यही है, बोन मैरो का ट्रांसप्लांट। मामला गंभीर हो तो बोन मैरो का ट्रांसप्लांट ही एक ऐसा ऑप्शन है जो ब्लड कैंसर के मरीजों को बचा सकता है, ठीक है ना। बाकी इसमें कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, ये सब थेरेपी है, लेकिन ये सब उतना टारगेट नहीं होगा जितना बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट काफ़ी ज़्यादा महंगा है, ये बात समझ लीजिए, ठीक है। अब आप सबको पता है कि नर्सिंग में मैनेजमेंट होता है, कारण देख लिए, लक्षण देख लिए, निदान देख लिए, उपचार देख लिए, तो अब आपका लास्ट में आता है प्रबंध।
प्रबंध में नर्सिंग प्रबंध होता है। तो नर्सिंग प्रबंध जो होता है, तो भाई नर्सिंग प्रबंध कैसे करेंगे, तो आप लोग को पता है कि पहला जो नर्सिंग प्रबंध होता है वो 5 स्टेप के अंदर ही प्रबंध होता है। पहला मूल्यांकन, दूसरा निदान, तीसरा प्लानिंग, चौथा इम्प्लीमेशन एंड पांचवा इवैल्यूएशन। ये 5 पॉइंट नर्सिंग स्टेप्स का जो है, उसी 5 पॉइंट में ही जो है आपको नर्सिंग देखभाल पूरा के पूरा आ जाता है। जैसे हम लोग ब्लड कैंसर के लिए मैनेजमेंट कर रहे हैं एज ए नर्स, तो पहला में मूल्यांकन। अब नर्सिंग मूल्यांकन में आप क्या क्या करेंगे, मूल्यांकन बेसिकली आकलन होता है। तो आकलन में रोगी की लक्षणों को निगरानी करेंगे, मानसिक स्थिति और थकावट की जांच करेंगे, रक्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन करेंगे। तो यहाँ पे सारे चीज़ को आकलन करते हैं, चाहे वो लक्षण हो, चाहे स्थिति हो, चाहे रिपोर्ट हो, इन सब का हम लोग आकलन करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि मरीज के अंदर क्या है। उसके बाद आता है नर्सिंग निदान। दूसरा स्टेप नर्सिंग निदान का होता है, डायग्नोसिस का। अब नर्सिंग निदान में क्या क्या चीज़ का हम निदान करते हैं, तो इन्फेक्शन का खतरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण पहचानते हैं। नर्सिंग निदान में चीज़ों को पहचानते हैं, तय करते हैं। ठीक है, ब्लीडिंग का खतरा, प्लेटलेट की कमी होने से, थकान से संबंधित गतिविधियों में असमर्थता, पोषण की कमी, चिंता और डर से संबंधित मनोवैज्ञानिक समस्या, तो ये सब समस्या को पहचानते हैं नर्सिंग निदान में। और हम लोग नेक्स्ट इन सब समस्याओं को पहचान कर तीसरा स्टेप में प्लानिंग करते हैं, नियोजन तैयार करते हैं, योजना बनाते हैं देखने के लिए। तो एक नर्स है और ब्लड कैंसर के मरीज है, तो उसके लिए क्या क्या सुनिश्चित करेगी, पोषण की कमी, पोषण का तो सुनिश्चित करेगी ही करेगी। इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ा है तो उसको भी पहचानेगी। ब्लीडिंग का भी खतरा होता है ब्लड कैंसर में, तो उसको भी पहचानेगी। ठीक है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा थकता है, ब्लीडिंग कम होगा तो बॉडी थकेगा ही, तो उसका मैनेजमेंट। ठीक है, अब व्यक्ति ब्लड कैंसर के नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा डर जाता है, इमोशनली कमज़ोर हो जाता है, तो उनको सपोर्ट करना। तो इन सब चीज़ों को पहचानते हैं कि क्या क्या समस्या है मरीज के अंदर। नर्सिंग निदान के अंदर हम उसको तय करते हैं कि कौन कौन से समस्या है, किसको हमको प्राथमिकता देना है। ठीक है ना, तो नर्सिंग निदान में जो भी ब्लड कैंसर में चीज़ें होगा हम उसको लिख देंगे कि ये चीज़ें को हमको देख रेख करना है। ठीक है, अब आता है हम सीधा नर्सिंग इंटरवेंशन में चलते हैं, नर्सिंग क्रियाएं में चलते हैं। जो चीज़ हम तय कर चुके हैं निदान में, उस पर हम लोग अब हस्तक्षेप करना शुरू करेंगे। तो जैसे संक्रमण के बचाव के लिए हम मरीज को स्वच्छता अपनाएंगे। ठीक है, उसे एंटीबायोटिक देंगे, समझ रहे ना। आवश्यकता अनुसार रक्त या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करेंगे। अगर ब्लड में कमी होगा, प्लेटलेट की कमी होगा, तो जो भी चीज़ की कमी होगी हम उसे ट्रांसफ्यूज करेंगे। उच्च प्रोटीन और पौष्टिक आहार देंगे, क्योंकि आहार पोषण की कमी हो जाता है इस समय मरीज के अंदर। मनोवैज्ञानिक सहयोग देंगे मरीज को, ताकि मरीज जो है इमोशनली वीक ना हो, क्योंकि इमोशनली वीक होने से भी व्यक्ति जो है बीमारी से नहीं लड़ पाता है। आराम और विश्राम के लिए उचित वातावरण दें, मरीज को इंटरटेनमेंट का साधन दें, ताकि उसका जो डाइवर्जन है दिमाग का वो अलग हो सके। दवाओं के साइड इफ़ेक्ट की निगरानी रखें, क्योंकि बहुत सारे केमिकल वाला दवाई चलता है कैंसर में, तो साइड इफ़ेक्ट होने का भी चांसेस ज़्यादा होता है, तो उस पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये नर्सिंग इंटरवेंशन हो गया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे चीज़ों को। देखिए, मैं यहाँ पे 5-6 पॉइंट 7 पॉइंट आपको बताता हूँ, लेकिन अभी तक आप जो ब्लड कैंसर के बारे में जाने हैं, जितना समझे हैं, क्या होता है, किस कारण से होता है, इसको कैसे रोक सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो उन सब के बेस पर आप नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग मैनेजमेंट आप अपने मन से जितना हो सके आप लिख सकते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होता है, आप मरीज को प्रबंध कर रहे हैं, हर एक चीज़ पर निगरानी करेंगे, हर एक चीज़ के बारे में आप मरीज को बेहतर प्रयास करेंगे सपोर्ट करने का, वो सब प्रबंध ही हो जाएगा। तो मैंने 5-7 पॉइंट लिखा, लेकिन जितना मैंने पढ़ा दिया आप उससे 17 पॉइंट बना सकते हैं, 17 पॉइंट में लिख सकते हैं। तो आपके अंदर चीज़ें क्रिएट करने की कला भी होनी चाहिए। सिर्फ पढ़ते चले और पता चले आप कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, कुछ क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं, तो गलत है। नर्सिंग मैनेजमेंट बेसिकली नर्स के द्वारा किया गया मैनेजमेंट होता है, जिसमें मरीज के लिए होता है। तो नर्स मरीज के लिए क्या क्या करेगी वो सारा चीज़ को लिख देंगे अकॉर्डिंग टू कारण, लक्षण और बीमारी। बात समझ रहे हैं ना। चलिए, अब यहाँ पे जो मैं बता दूँ कि जो ल्यूकोमिया है, ब्लड कैंसर है, इसका जटिलता भी होगा। जटिलता क्या होगा, तो इससे गंभीर संक्रमण हो सकता है बॉडी में, अत्यधिक रक्तस्राव की स्थिति से भी जटिलता उत्पन्न हो सकता है,
और मल्टी ऑर्गेन फेलुअर यानी एक से अधिक अंग जो है काम करना बंद कर सकता है। एनीमिया हो सकता है, मरीज में लास्ट में मौत भी हो सकता है। तो इसमें जटिलता होना लाजमी है, क्योंकि ब्लड में अगर मान गए ब्लड में अगर कैंसर है तो ऑटोमेटिक है वो आपके पूरे ब्लड को जो है कैंसर वाला बना देगा। समझ गए, क्योंकि ब्लड तो हमारा अस्थाई है नहीं ना, वो तो भाई ब्लड रनिंग कर रहा है, बॉडी में मूवमेंट कर रहा है, तो वो तो भाई पूरे ब्लड में ही कैंसर हो सकता है। तो सबसे बड़ा जटिलता होता है कि ब्लड कैंसर बहुत तेज़ी के साथ फैलता है। समझ गया ना, क्योंकि उसको रास्ता मिल रहा है, वो एक जगह स्टेबल नहीं होता है, वो सारे ब्लड में मिल जाता है। और उसका जटिलता ये भी होता है कि मल्टीपल ऑर्गेन फेल कर जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड हर एक ऑर्गेन के पास जाता है, तो जो भी ब्लड के पास कैंसर वाला ब्लड है वो सब ऑर्गेन को भी देगा, तो ऐसे में ऑर्गेन को भी जो है ये अटैक करता है। समझ गए ना, तो जटिलता भी इसका काफ़ी खतरनाक होता है। रही बात कि आप इसे रोकथाम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए कैंसर, कोई भी कैंसर हो उसके रोकथाम के लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। बस 6 महीना साल भर पर आप हेल्थ चेकअप अपना कराते रहें, ब्लड चेक वगैरह कराते रहें, ठीक है। और कोई भी विकिरण रेडिएशन एरिया हो वहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं टिके, रसायन के संपर्क में ज़्यादा नहीं आए, धूम्रपान पर आप परहेज करें, जीवन शैली में अपना बदलाव करें, आहार अच्छा लें, ठीक है, समय समय पर हेल्थ चेकअप कराएं। बस यही रोकथाम का तरीका है, बाकी और कोई असरदार तरीका है नहीं। किस्मत होता है, ये सब किस्मत होता है, यहीं पे किस्मत होता है, ठीक है ना। बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे साइंस आके फेल कर जाता है, ठीक है। अब देखिए साइंस को तो अपना मनाना है, तो वो तो भाई कोई ना कोई रीज़न ढूंढ के दे ही देगा कि हाँ इस रीज़न से हुआ है। लेकिन लॉजिकली ये जो रीज़न यहाँ पे दिया गया है, ऐसी बात नहीं है कि ये सब रीज़न से ही बहुत सारे व्यक्ति तो एकदम नॉर्मल जीवन में जीता है फिर भी उसको हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है? ये सीधा मतलब है कि जिसके किस्मत में जो होना है वो होकर रहेगा, सीधी बात है। चाहे आप जितना भी सिंपल साधारण रह ले, अगर किसी को होगा तो होकर ही रहेगा। ये सबसे बड़ा फैक्ट है, और इसी चीज़ को साइंस आज तक मानता नहीं है, ठीक है ना। साइंस कहता नहीं मैं जो एक्सपेरिमेंट करूँगा वही सत्य होगा। अब सबको अपना अपना क्षेत्र में नंबर 1 बन के रहना है, तो साइंस भी कहता है कि मैं नंबर 1 हूँ, तो लक कहता है कि मैं नंबर 1 हूँ। लेकिन लास्ट में व्यक्ति अपने लग भाग का ही जो है अफसोस करता है। तो वही बात होता है, थोड़ा बहुत लक भी सपोर्ट करता है, ठीक है ना। अगर ये समस्या होता तो आजकल बहुत सारे लोग जो है इन सब चीज़ों के चपेट में है, सबको हो जाता। बात समझ रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं लक भी डिपेंड करता है। अब ये सब ऐसा समस्या है ना, ब्लड कैंसर हो, कोई भी कैंसर हो, ये ऐसा समस्या है कि आदमी को आर्थिक रूप से बर्बाद कर देता है, ठीक है। शरीर को तो बर्बाद कर ही देता है, आदमी को तो ले ही जाता है, लेकिन यह जो है बर्बाद आर्थिक रूप से भी कर देता है। जो व्यक्ति जाता है तो जाता ही है, अपने साथ वो घर का रौनक भी ले जाता है। हकीकत यही होता है कैंसर का, ठीक है ना। क्योंकि बहुत ख़तरनाक है ये, इतना ख़तरनाक है कि व्यक्ति को बर्बाद करने के साथ साथ घर को भी बर्बाद कर देता है फाइनेंशियली। समझ गए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को अगर ये चीज़ें हो जाता है तो घर वाला तो उसको ऐसे छोड़ेगा नहीं, जब तक जिंदा है तब तक प्रयास करता ही रहता है, और उस प्रयास के चक्कर में बर्बाद हो जाता है। इतना महंगा इसका ट्रीटमेंट वगैरह है, हर चीज़ है, ये बर्बाद हो जाता है आदमी। बात समझ गए ना। तो यही चीज़ है, बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट जो है ल्यूकोमिया के बारे में समझा दिया, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। धन्यवाद।